देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, देखो हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जिसमें क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5 तक हम लोग का कंप्लीशन हो चुका था। अब हम लोग इलस्ट्रेशन 6 से बाकी कंप्लीट करेंगे। तो प्रोसेस तो हमारा सेम ही रहेगा, बस क्वेश्चन देख लेते क्या है। इलस्ट्रेशन 6 यहाँ पर देखो क्या बोला है। एबीसी लिमिटेड टुक ओवर ABC Limited took over a running business with effect from 1st April 2001. 1st April 2001 से जो है कोई बिजनेस जो है उसे टेक ओवर किया गया है। रनिंग बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2001 द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August। ठीक है, मतलब जिसका अकाउंटिंग ईयर जो है 1st April 2001 से स्टार्ट हो था उसे इनकॉर्पोरेट किया गया है, मतलब उसे टुक ओवर करके कंपनी में ट्रांसफर किया गया है 1st August। ये हो गया इनकॉर्पोरेशन डेट। इनकॉर्पोरेशन 1st April 2001, मतलब ये 1st April 2001 मतलब इसका एंड होता है 31st March 2002, इस हिसाब से दिया हुआ है। अच्छा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2002 तक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कंपनी नहीं था, इसके बाद से ये कंपनी है। तो ये हो गया प्री और ये हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पर टाइम लिख लेते हैं तो टाइम रेशियो मिल जाएगा। तो टाइम रेशियो हम लोग का बनेगा अप्रैल मई जून जुलाई, ये हो गया 4 मंथ्स इज टू, यहाँ पर हो गया 8 मंथ्स, तो 1:2। ठीक है, तो ये इससे हम लोग को टाइम रेशियो पता चल गया कि कितने दिन ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी हुआ और कितने दिन कंपनी होने के पहले का कितना दिन है। इससे हम लोग को टाइम रेशियो का पता चल गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। इंफॉर्मेशन पे ग्रॉस प्रॉफिट और सारे एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी ये सब दे रखा है, ये सब पढ़ लेंगे धीरे धीरे एक एक पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर सेल्स, जैसे कि हमें दो रेशियो मेनली चाहिए होता है, टाइम और सेल्स। सेल्स रेशियो में बोला है टोटल सेल्स फॉर द ईयर 19,20,000। ठीक है, ये पूरा सेल जो है ये है 19,20,000 इवनली अप टू डेट ऑफ 30th September 2001। बोल रहे हैं कि इवनली एरोस इवनली अप टू, मतलब एक ही जैसा रहा है ये सेल, एवरेज एक ही जैसा रहा है अप टू 30th September 2001 तक, मतलब यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक एक ही जैसा रहा है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है for the year which amounted to 19,20,000 euros evenly up to the date of 30th September 2001, thereafter they record an increase of 2/3 during the rest of the year। और बाकी टाइम में 2/3 करके जो है सेल जो है रेज किया है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले सेल्स रेशियो के लिए लिखते हैं लेट सेल्स बी ₹6 फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पर बता दिया है कि पहले 6 मंथ्स एक ही जैसा है। कैसे पता चला 6 मंथ्स? 30th September तक 6 मंथ्स ही होगा। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 मंथ्स। अच्छा, ये मैंने शायद गलत लिखा है, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई नहीं, ठीक है, ये 4 मंथ्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोला है 30th September तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरा, तो 6 मंथ्स तक। फर्स्ट 6 मंथ्स दैट इज 1/4/2001 से लेके 30th September 2001 तक का सेल एक ही जैसा है, हम लोग मान लेते हैं x करके। तो 6 मंथ्स का सेल दैट इज कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, दैट इज टोटल हो जाएगा 6x रुपीज। अब बोल रहा है नेक्स्ट जो है इंक्रीज हुआ है 2/3। ठीक है, बाकी बाकी के लिए 2/3 इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स कितना होगा x इंटू 2/3
ऐसा करके 6 मंथ्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 4x, ठीक है। अगर सेल मेरा इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, अच्छा इसको पहले ये इतना नहीं करना है, पहले हम लोग को दिखाना है इंक्रीज कितना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सेल्स फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, एक जो है, जो सेल है उससे 2/3 इंक्रीज हुआ है, तो जो है वो तो है ही, और भी 2/3 इंक्रीज हुआ है, तो सेल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स हो जाएगा ये अमाउंट जो बन रहा है इनटू 6 मंथ्स, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा पर मंथ का सेल, एक्स था पर मंथ का सेल, अभी हुआ 2x/3 पर मंथ का सेल, इनटू 6 मंथ्स करेंगे तो 6 मंथ्स का सेल हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 5x इंटू 6 मंथ्स, मतलब ये क्रॉस कर लेते हैं इसे 2, ये हो गया 10x, ठीक है। 10x हो गया, तो इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपना सेल्स रेशियो, लेकिन सेल्स रेशियो हम लोग का प्री और पोस्ट बेसिस पे हमेशा होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पहले टोटल सेल्स फॉर 12 मंथ्स, ये कितना हो जाएगा 12 मंथ्स का सेल, यहाँ पर 6x, 6 मंथ्स का 6x एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स का 10x, दैट इज 16x। अब हम लोग को पता है कि ये जो सेल्स यहाँ पर दे रखा है 19,20,000, ये पूरे ईयर का दे रखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर 16x इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे 16x इक्वल टू 19,20,000। हम लोगों ने इक्विवेलेंट कर दिया, यहाँ से x मिल जाएगा, x का वैल्यू मिलने पे हम लोग का सेल्स रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। तो 19,20,000 डिवाइडेड बाय 16, 1,20,000, ठीक है। ये हो गया 1,20,000 रुपीज, जो है यहाँ पर हम लोग का पर मंथ का सेल का वैल्यू, क्योंकि एक हम लोगों ने क्या माना था, एक हम लोगों ने माना था एक एक महीने का सेल्स का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया पर मंथ। अभी हमें क्या करना है, पूरे चीजों को प्री और पोस्ट में डिवाइड करना है, तो सेल्स रेशियो हम लोग प्री लिखेंगे, सेल्स रेशियो, ठीक है। सेल्स रेशियो को डिवाइड करेंगे प्री इज टू पोस्ट में, जैसे कि हर एक चीज को प्री इज टू पोस्ट में ही डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को। तो प्री में 4 मंथ्स है, तो 4 मंथ्स का सेल कैसे हो जाएगा, तो 4 मंथ्स का सेल एक्स करके होगा, ठीक है। पर मंथ पहले के 6 मंथ्स अगर एक्स एक्स है, तो 4 मंथ्स का हो जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ऐसे इज टू। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इंक्रीज होने के बाद कितना हुआ था, ये इंक्रीज होने के बाद हो गया 5x/3, है ना। तो 5x/3 करके बाकी हम लोग का 8 मंथ्स, तो ऐसे हो जाएगा 5x/3 इंटू 8 मंथ्स। तो यहाँ पर कैलकुलेट होके आएगा, ये देखो 4x प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 40, यहाँ पर हो जाएगा 40x बाई, ये इस टू दे देते हैं 40x/3। तो अब इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12x हो गया, ये 40x हो गया। तो यहाँ पर 12:40, मतलब ये अगर हम लोग 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3:10 निकल के आ रहा है। 3:10, नहीं 3:10 नहीं, हम लोग का 1:3 होना चाहिए, 1:3। अच्छा, ये गलत क्या हो गया, ये हम लोग का 5x+3, ये तो सही बना है 5x/3, और ऐसा 8 मंथ्स होगा, 8 मंथ्स नहीं हो रहा है, यहाँ पर काउंट करते हैं 8 मंथ्स ही तो हो रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, हाँ बिल्कुल 8 मंथ्स ही हो रहा है। ओ अच्छा, एक चीज तो गलत हो रहा है ना, देखो नहीं बोल रहे हो, एक चीज तो गलत हो रहा है ना, यहाँ पर 4 मंथ्स हम लोग का एक्स एक्स एक्स, और यहाँ पर बाकी 8 मंथ्स का कैसे होगा 5 6, है ना। क्योंकि 6 मंथ्स तक हम लोग का कैसा था, 6 मंथ्स तक हम लोग का कुछ इस तरह से था, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया, ये एक्स को फॉलो करके भी इजीली निकाल सकते हैं, देखो दो तरह से हो सकता है, एक्स को फॉलो करके भी निकाल सकते हैं, मतलब 1,20,000 पुट करके, या फिर सिर्फ नॉर्मल एक्स मान के भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर एक्स करके हम लोग का 4 मंथ्स है, तो टोटल तो 6 मंथ्स एक्स एक्स करके है ना, तो प्री में 4 बार एक्स आएगा और पोस्ट में 2 बार एक्स आएगा, और ये जो इंक्रीज वैल्यू है 5x/3, ये कितने बार आएगा, ये 6 टाइम्स आएगा, ठीक है। ये 6 टाइम और 2x, इस तरह से करेंगे तब ना होगा, यहाँ पर ये चीज गलत हो रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस ये हो गया 10x, तो यहाँ पर 12x, ठीक है। 4x/12x,
1:3, ठीक है, 1:3 कैलकुलेट होके आ गया। तो क्या यहाँ जो हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला, इसका कोई जरूरत नहीं है? नहीं जरूरत है ना, क्यों जरूरत नहीं है, देखो कैसे होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है हम लोग का ये जो है सेल्स रेशियो निकल गया। अब ये जो 1,20,000 निकल के आया, इससे हम लोग क्या करेंगे, 1,20,000 जो निकल के आया, इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि जब हम लोग सेल्स डेटा को लिखेंगे तब हम लोग ये एक्स के वैल्यू को यूज कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमारा ये जो है यहाँ पर इतने से काम हो जाएगा, सेल्स रेशियो निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट बोला है। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज 2,000 पर मंथ अप टू सितंबर 2001 एंड देयर आफ्टर इट वाज इंक्रीज्ड बाय 400 पर मंथ। ठीक है, तो इसका देखो, इसका भी वर्किंग नोट बनना चाहिए, तो हम लोग इसका भी एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, रेंट का एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो रेंट में क्या बोला है, हम यहाँ पर इंडिविजुअली ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है रेंट जो है वो 2,000 पर मंथ था अप टू सितंबर तक। ठीक है, तो 30 सितंबर 2001 तक यहाँ तक का जो रेंट था वो कितना था, यहाँ तक का जो रेंट था वो था हम लोग का 2,000 पर मंथ। ठीक है, 2,000 पर मंथ, और बाकी पीरियड जो है उसका रेंट कितना है, उसका रेंट है देयर आफ्टर इट वाज इंक्रीज बाय 400 पर मंथ, मतलब ये 2,400 पर मंथ करके हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का ईयर जो चल रहा है 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 मार्च तक 2002 तक चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा, प्री और पोस्ट से बाइफर्केशन कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग प्री और पोस्ट से बाइफर्केशन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, प्री का हमारा 4 मंथ्स है, पोस्ट का ये तो हम लोग का फिक्स्ड है। ठीक है, तो प्री मंथ में रेंट 4 मंथ्स का लगाएंगे और बाकी यहाँ पर 8 मंथ्स का लगाएंगे। तो 4 मंथ्स का रेंट कितना करके होगा, अप्रैल से लेके सितंबर होता है हम लोगों का 6 मंथ्स। चेक करके देख सकते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ पर हमें 4 मंथ्स का लिखना पड़ेगा। तो 2,000 इंटू 4, और यहाँ पर बाकी पोस्ट पीरियड में 2,000 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ्स तक का हम लोग का 2,000 ही चल रहा था, और उसके बाद 2,400 इंटू बाकी 6 मंथ्स का यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो चेक करते कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 8,000 प्री का, पोस्ट का हो जाएगा 4,000 प्लस 14,400। तो यहाँ पर हो गया 8,000 इज टू 18,000। तो ये बाकी 6 मंथ्स का यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा, टोटल करने से 18,000, हाँ 18,400। ठीक है, ये हम लोग के पोस्ट पीरियड का डिटेल्स आ गया। इसी को हम लोग क्या करेंगे, जब अपना बाइफर्केशन करके लिखेंगे वहां पर ये दो वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 4,800 टूवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। ठीक है, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में बोल रहा है सेल्स प्रमोशंस भी इंक्लूडेड है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे देखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ पर आके देखते हैं कितना है, 16,800, लेकिन ये सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, इसमें हम लोग का जो है सेल्स प्रमोशन भी इंक्लूड है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जब वहां पर बाइफर्केशन करके लिखेंगे ना, तब हम बता देते हैं इसका हमें क्या करना चाहिए। 16,800 में से हम लोग 4,800 को लेस कर देंगे, जो कि सेल्स प्रमोशन का है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्चुअली आएगा हम लोग का 12,000, और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:2 पे। ठीक है, क्योंकि सेल्स रेशियो में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जो हम लोग का सेल्स प्रमोशन वाला खर्चा है उसको हम लोग सेल्स रेशियो में यानी 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हम लोग का वहां पर ही हो जाएगा। इसका अगर हम लोग सेपरेट वर्किंग नोट नहीं भी बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहां पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन बोल रहा है इंक्लूड 600 फॉर एसेट एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। डेप्रिसिएशन में 600 रुपीज का डेप्रिसिएशन ऐसा है जो कि हमारे पोस्ट पीरियड के लिए इंक्लूडेड है। तो हम लोग डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वो वहां पर उतने से जगह पे नहीं होगा, मेन जो हमारा सोल्यूशन रहेगा वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखते हैं टोटल डेप्रिसिएशन जो गिवन। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन गिवन है हम लोग का कितना, 600 पोस्ट पीरियड का है। टोटल डेप्रिसिएशन ये रहा 9,600। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्री और पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
जिसमें से ये हम लोग को पता है कि पोस्ट का है 600, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमें पता है कि पोस्ट का है 600, एकदम इंडिविजुअली पता है। तो प्री और पोस्ट दोनों का मिला के बचता कितना है, 9000। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो ये हम लोग का ईयर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का जो 182001, इसके आगे का पीरियड प्री है, इसके आगे का पीरियड पोस्ट है। हमें पूरे ईयर का डिप्रिशिएशन दे रखा है, पूरे ईयर का डिप्रिशिएशन दे रखा है 9600, जिसमें से पोस्ट का 600 है, ठीक है। पोस्ट का 600 है, तो मतलब यहाँ से अगर हम लोग 600 लेस कर देते हैं, यानी 9600 से अगर हम लोग 600 लेस कर देते हैं, जो बच रहा है 9000, वो कब का है, उसमें भी प्री और पोस्ट इंक्लूडेड है, लेकिन ये सेपरेटली बता रहा है कि 600 सिर्फ और सिर्फ पोस्ट का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी बचे हुए डिप्रिशिएशन को हम लोग फिर से प्री और पोस्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9000 को हम लोग प्री और पोस्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि पूरे साल भर का 9600 है, जिसमें से हमें क्लियरली बोल रहा है कि 600 सिर्फ और सिर्फ पोस्ट का है, ठीक है। तो बाकी को प्री पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और टाइम रेशियो में कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो टाइम रेशियो में कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, टाइम रेशियो है हम लोग का 1:2, यहाँ पर कितना आया था 1:2, तो 1:2 में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये 9000 को, ठीक है। 9000 इंटू 1/3, यहाँ पर हो गया 3000, और यहाँ पर हो जाएगा 9000 इंटू 2/3, तो ये हो गया 6000, ठीक है। तो इसका मतलब पोस्ट में कितना चला जाएगा, पोस्ट में चला जाएगा 600, तो पोस्ट में चला जाएगा 600, तो हमें क्लियरली बताया था, कैलकुलेट करके हमें 6000 मिला, तो 6600 पोस्ट में चला जाएगा। और प्री में जितना अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने 3000, बस प्री में इतना आ जाएगा। ये चीज जो है डायरेक्टली अगर हम लोग वहां पर कैलकुलेट करने जाते तो हमें जगह कम पड़ जाता, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया। सभी वर्किंग नोट का अगर हम लोग एक एक नाम दे देते तो उस वर्किंग नोट के हिसाब से हम लोग पॉइंट वहां पर दिखा देंगे। अब हम लोग जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, और देखो कुछ भी खास उतना इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। परचेस कंसिडरेशन बोला है, जो कि डिस्चार्ज होगा कंपनी के थ्रू से 30 सितंबर को, और उसके लिए इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा, ठीक है। जब वो वाला पॉइंट आएगा तो वो वाला कर लेंगे, मैंने थोड़ा सा जगह रख रखा है। अभी यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग calculation of profits for pre and post incorporation. For the year ended 31st of March 2000. Particulars pre-incorporation or post-incorporation. Total basis. अमाउंट और बेसिस, ठीक है। अमाउंट बेसिस भी लिख सकते हो, टोटल बेसिस भी लिख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, अगर हमें गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू है 3,20,000। बेसिस हो जाएगा सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो हम लोग का कितना निकल के आया है, सेल्स रेशियो आया है 1:3, ठीक है। तो सेल्स रेशियो 1:3, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 80,000, और 80,000 इंटू 3 2,40,000। अब इससे हमें लेस करते हुए चलना है। सबसे पहला खर्चा यहाँ पर सैलरी, स्टेशनरी और सैलरीज।
सैलरीज है टोटल 48,000 और इसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टाइम रेशियो। टाइम रेशियो कितना है सैलरी का? सॉरी, यहाँ पर टाइम रेशियो 1:2, जिसपे हमारा सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो। 16,000, 32,000। तो सैलरीज के बाद यहाँ पर हो जाएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी 4,800, हाँ 4,800। इसको भी हम लोग टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सेम डेटा है, सिर्फ एक एक जीरो हट जाएगा, 1,600 और 3,200। अच्छा, स्टेशनरी के बाद आ रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जिसपे हमें एक एडजस्टमेंट दे रखा था। ठीक है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम लोग कितना लिखेंगे? 16,800 से लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका एक वर्किंग नोट बना ही लेते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर जितना भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस 16,000, टोटल 16,800 ये गिवन है, और इसमें इंक्लूड है 4,800 सेल्स प्रमोशन, लेस सेल्स प्रमोशन 4,800, तो 12,000 सेल्स प्रमोशन गिवन, ये वाला लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग सेल्स प्रमोशन। अब यहाँ से हम लोग इसे वर्किंग नोट नंबर दे देंगे। वर्किंग नोट नंबर इसे कितना देंगे? ये टाइम रेशियो को दे देते हैं 1, सेल्स वाले केस को यहाँ पर 2 दे दिया मैंने। ये बन जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5। तो ये आ जाएगा हम लोग का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 12,000। 12,000 यहाँ ब्रैकेट में दे देते हैं वर्किंग नोट नंबर 5, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? इसको हम लोग कर लेते हैं टाइम रेशियो 1:4,000 और 8,000। इसके बाद सेल्स प्रमोशन भी लिख लेंगे, क्योंकि सेल्स प्रमोशन तो हमें मिलेगा नहीं यहाँ पर, लेकिन हम लोग को पता है इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये भी वर्किंग नोट नंबर 5 का ही पार्ट हो जाएगा। सेल्स प्रमोशन हम लोगों ने कितना बाइफरकेट कर रखा है? 4,800। ठीक है, तो टोटल में लिखेंगे 4,800, और सेल्स का प्रमोशन है तो रिलेटेड विथ सेल्स रेशियो होना चाहिए, तो सेल्स रेशियो 1:3, 4 से डिवाइड होगा 1,200, और ये 3,600, ये बन गया सेल्स प्रमोशन। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट 16,000, एडवर्टाइजमेंट टोटल में लिखेंगे 16,000, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा हम लोगों का सेल्स रेशियो में। एडवर्टाइजमेंट नॉर्मली सेल्स रेशियो पे ही होता है, सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है एडवर्टाइजमेंट कितना ज्यादा या कम है। तो डिवाइडेड बाई 4,000, और 4 × 3 12,000। ठीक है, ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस 37,800, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस, ये बनेगा टाइम रेशियो में होना चाहिए, फिक्स्ड है, क्योंकि ये सेल पे डिपेंड थोड़ी ना करेगा। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस सेल पे डिपेंड नहीं करता है, सेल इंडिपेंडेंट होगा। तो 37,800 डिवाइडेड बाई ये 3 हो जाएगा,
25,200। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? रेंट, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट जिसका हम लोगों ने वर्किंग नोट बना रखा है, ठीक है। रेंट यहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग, अच्छा टोटल रेंट दे रखा है हम लोग को 26,400। रेंट का कैलकुलेशन कैसे होगा? रेंट का हो जाएगा इस तरह से, रेंट हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर 8,000 प्री में चला जाएगा और पोस्ट में चला जाएगा 18,400। 8,000 और 18,400, ये हो जाएगा हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 3। रेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,200, ये भी फिक्स नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसे टाइम रेशियो, मतलब सेल्स के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो टाइम रेशियो यानी 1:2, 3 से डिवाइड हो जाएगा 2800। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद डायरेक्टर फीस, ये पोस्ट में चला जाएगा, डायरेक्टर्स फीस, ये पोस्ट में चला जाएगा पूरा का पूरा जितना अमाउंट है 11,200। डायरेक्टर फीस के बाद बैड डेट, बैड डेट 3,200। बैड डेट डिपेंड ऑन सेल्स, तो सेल्स रेशियो में होगा 1:3, 4 से डिवाइड हो जाएगा 800, 2,400। बैड डेट के बाद कमीशन टू सेलिंग एजेंट, तो ये सेल्स रेशियो पे होगा 1:3। अच्छा, इसका वैल्यू है 16,000। 4,000, 12,000। नेक्स्ट लिखेंगे टैक्स ऑडिट फी, टैक्स ऑडिट फी अमाउंट है 6,000। टैक्स ऑडिट जो है कंपनी भी करवा सकता है, जो नॉन कंपनी वो भी करवाता है, इसीलिए टैक्स ऑडिट जब होगा तो हमेशा दोनों पार्ट में डिवाइड होगा, और ये हम लोग करेंगे टाइम रेशियो के हमेशा, क्योंकि टैक्स ऑडिट जो है ईयर मतलब ईयर टू ईयर फाइनेंशियल ईयर, जैसे टैक्स फाइल वगैरह होता है ना, तो वही टैक्स ऑडिट जो है वो ईयर टू ईयर होता है, तो ये 1:2, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, टैक्स ऑडिट जो है वो सेल पे होता है ना, जितना सेल होगा उसके हिसाब से हम लोग टैक्स देते हैं ना, तो टैक्स ऑडिट जो है वो सेल्स पे होता है, तो यहाँ पर मैंने सेल्स लिखना चाहिए, मैंने इसको टाइम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 1,500, और 1,500 इंटू 3 4,500। टैक्स ऑडिट का फी हमेशा, टैक्स ऑडिट जो हम लोग रिटर्न फाइल वगैरह करते हैं ना, तो टैक्स ऑडिट जो है वो हम लोग का हमेशा क्या होता है, सेल्स रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेल बेसिस पे ही टैक्स होता है। फिर इसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट, ये सिर्फ पोस्ट में जाएगा, कंपनी रिलेटेड आइटम। डिवेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में चला जाएगा 3,000। डिवेंचर इंटरेस्ट के बाद है सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सेल पे डिपेंड करेगा 25,200। सेलिंग एक्सपेंसेस 25,200, सेल्स रेशियो 1:3, 4 से डिवाइड करेंगे 6,300, 12,000,
देख लेते एक बार ये वाला 2500 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 18,900 सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इसका हम लोगों ने वर्किंग नोट कैलकुलेट कर लिया है टोटल है 9,600 ये हम लोग वर्किंग नोट के हिसाब से करेंगे ये वाला है 6,600 प्री में पोस्ट में 3,000 वर्किंग नोट नंबर 4 वर्किंग नोट नंबर 4 इसमें 6,600 और प्री में था 3,000 अच्छा अब इंटरेस्ट पेड टू वेंडर उसके लिए ऊपर देखो ये वाला हम लोगों ने यूज कर लिया ये भी हम लोगों ने कर लिया ये भी हम लोगों ने कर लिया ये सब तो वर्किंग नोट में हम लोग कर लिए बस एक ही मेरा वर्किंग नोट बाकी है दैट इज इंटरेस्ट पेड टू वेंडर ये वाला पॉइंट पढ़ के बता देते हैं बोल रहे हैं कि परचेज कंसिडरेशन मतलब बिजनेस टेक ओवर हुआ है तो जिसने टेक ओवर किया है उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा तो बिजनेस टेक ओवर जो हुआ है परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय द कंपनी ऑन 30 सितंबर जबकि खरीदा गया था कब 1 अगस्त को ठीक है लेकिन पेमेंट कब हुआ है 30 सितंबर को बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 10 जिसके बदले इन्होंने इक्विटी शेयर दिया है 10 ठीक है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो कितना इंटरेस्ट होगा अच्छा इंटरेस्ट ऑफ वेंडर पॉइंट था 4,200 और रहना भी चाहिए क्योंकि देखो हमें तो बताया नहीं है कि कितना इंटरेस्ट रेट है क्या है कि हम लोग खुद कैलकुलेट कर ले तो क्वेश्चन में देना चाहिए था इंटरेस्ट पेड टू वेंडर जो कि दिया हुआ है मैंने नहीं देखा इंटरेस्ट पेड टू वेंडर तो अभी लिख देते कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरेस्ट पेड टू वेंडर टोटल हमें दे रखा है कितना टोटल हमें दे रखा है 4,200 और इसे हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 4,200 को यहाँ पर ये देखो हम लोग का जो टाइम पीरियड है वो 1 अगस्त तक था मतलब 1 अगस्त में परचेज किया गया था तो तभी परचेज कंसिडरेशन होना चाहिए लेकिन दिया गया है कब सितंबर में दिया गया है ठीक है तो हम लोग इसको कैसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ बन जाए वर्किंग नोट नंबर 6 ये देखो पोस्ट पीरियड कब का है यहाँ से 1 अगस्त के बाद से पोस्ट पीरियड है ठीक है ये यहाँ तक प्री पीरियड है इंटरेस्ट कब पे किया गया है 30 सितंबर 30 सितंबर को पे किया गया है परचेज कंसिडरेशन ठीक है तो क्योंकि डीले हुआ है तो इंटरेस्ट लगेगा इंटरेस्ट का अमाउंट हमें बता दिया रेशियो कैसे बनेगा 4 और यहाँ पर 1 ठीक है 1 नहीं 2 मंथ्स हो रहा है अगस्त पूरा और सितंबर पूरा तो ये हो जाएगा रेशियो बन जाएगा 4:2 यानी 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ठीक है ये हो जाएगा हम लोग का इंटरेस्ट पेमेंट का रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन 2:1 तो यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 6 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,200 डिवाइडेड बाई 3 1,400 ये 1,400 होगा ये 1,400 इंटू 2 मतलब 2,800 ठीक है 2:1 था ना ये देख लो यहाँ पर लिख देते हैं रेशियो 2:1 ठीक है तो 2:1 तो डिवाइडेड बाई 3 करने पे जितना आएगा इंटू 2 और 1 कर दिया मैंने तो ये हो गया कैलकुलेशन कंप्लीट अब हम लोग क्या करेंगे माइनस करके जस्ट नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है वो चेक करेंगे नेट प्रॉफिट चेक करते हैं क्या यहाँ पर हमें दे दिया था कैलकुलेट करके हाँ 87,600 मतलब ये वाला डेटा 87,600 आ जाना चाहिए क्योंकि वही चीज हम लोगों ने लिखा है अब हम लोग कोई भी एक कॉलम को करेंगे बाकी को बैलेंस करके निकाल लेंगे और अगर हम लोग का सही हुआ है तो बैलेंस करके फिर दोनों ऐड करने से 87,600 ही आएगा तो हम यहाँ पर प्री वाला ही चेक करते हैं 80,000 माइनस 16,000 माइनस 1,600 माइनस 4,000 माइनस 1,200 4,000 12,600 minus 8,000 1,400 800 800 4,000 और 1,500 6,300 5,800
तो इसमें आंसर आ रहा है 12,800। अब इसको इससे माइनस करते हैं 87,600, तो हम लोग का आना चाहिए 74,800। हाँ वही आ रहा है, आंसर मैच हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग का कैपिटल प्रॉफिट है, ये हम लोग के कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ये रेवेन्यू प्रॉफिट है, रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अच्छा ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 7। ABC Limited was incorporated on 1st of May 2001 to take over the business of DEF and Company। ठीक है, तो DEF and Company मतलब कोई पार्टनरशिप होगा, तो ये इनकॉर्पोरेट कब हुआ है? ABC Limited यहाँ पर लिखते हैं। ABC Limited जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ है 1/5/2001। ये है इनकॉर्पोरेशन डेट, इनकॉर्पोरेशन डेट। ठीक है, अच्छा और टेक ओवर क्या है? बिजनेस ऑफ DEF एंड कंपनी। तो पहले ये क्या था? बिजनेस DEF एंड कंपनी का बिजनेस। ठीक है, फिर ये इनकॉर्पोरेट होके नाम क्या हुआ है? ABC लिमिटेड। ठीक है, अच्छा अब ये DEF एंड कंपनी बन चुका है ABC लिमिटेड। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज गिवन बाय ABC लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2001। तो इनका ईयर एंड होता है 31st March 2001, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग डेट लिखेंगे इस साल का 1 अप्रैल 2000। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है जो कि सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न, तो ये इन्वेस्टमेंट अगर हमें देखना पड़ेगा कि कब कौन से पीरियड का है। अगर कुछ नहीं बोला है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अगर बाई चांस नीचे कोई इन्फॉर्मेशन दिया है कि इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कब परचेस किया था, अगर हम लोगों का इनकॉर्पोरेट होने के बाद का इन्वेस्टमेंट है तब पूरा का पूरा इंटरेस्ट पोस्ट में जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है तो दोनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेंट एंड टैक्सेस, ये सब ऐसा खर्चा है जो कि कोई कंपनी हो या कंपनी ना हो, दोनों केस में। वैसे इन्वेस्टमेंट भी पार्टनरशिप भी कर सकता है, कंपनी भी कर सकता है। मैंने जस्ट बोला, देखना पड़ेगा नीचे कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो रेंट एंड टैक्सेस ये हम लोग का टाइम रेशियो में हो जाएगा। सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी, तो सैलरी में मैनेजर्स का सैलरी भी दे रखा है, तो वैसे सैलरी हमारे टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और मैनेजर का सैलरी जो दे रखा है उसके लिए हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कि जो मैनेजर का सैलरी है उससे हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर मैनेजर जो है, ये अगर देखो, ये अगर हमारा डायरेक्टर होता है तो पोस्ट में जाएगा, वैसे मैनेजर का भी हमारा पोस्ट में जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो कैरेज आउटवर्ड, ये हम लोगों का सेल्स रेशियो में होगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी टाइम रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये तो पोस्ट में जाएगा। सेल्स कमीशन ये सेल्स पे जाएगा। बैड डेप्ट रिलेटेड टू सेल्स ये भी सेल्स रेशियो में जाएगा। अंडर राइटिंग कमीशन ये पोस्ट में जाएगा। अंडर राइटर को हम लोग कमीशन देते हैं अपने शेयर्स बिकवाने के लिए, मतलब कौन दे सकता है? कंपनी, क्योंकि शेयर इशू ये ही कर सकती है। या फिर डिवेंचर इशू, डिवेंचर इशू या शेयर इशू करवाने के लिए ब्रोकर का जरूरत होता है, तो ब्रोकर का नाम यहाँ होता है अंडर राइटर। ठीक है, तो अंडर राइटिंग कमीशन ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा? पोस्ट में जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये भी पोस्ट का ही पार्ट है। यहाँ पर बोला है ऑडिट फीस। ठीक है, तो जो ऑडिट फीस है ये हम लोग का टैक्स ऑडिट नहीं बोला है। टैक्स ऑडिट जब बोला जाता है तो हम लोग दोनों तरह के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन सिर्फ ऑडिट फीस अगर बताए तो हम लोग नॉर्मली कंपनी के लिए ऑडिट मैंडेटरी होता है, तो हम लोग जो है पोस्ट पीरियड में दे देंगे। तो टैक्स ऑडिट होगा तभी हमें क्या करना है? हमें दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन सिर्फ ऑडिट बोलेगा तो हम लोग पोस्ट पीरियड में देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस हुआ है। अब देखेंगे कब का इन्वेस्टमेंट है, अगर प्री पोस्ट दोनों पीरियड से रिलेटेड है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर बोल रहा है नेट प्रॉफिट। प्रीवियस स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जीपी रेशियो वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। जीपी रेशियो जो है कांस्टेंट था। सेल्स जो है वो जैन और अक्टूबर का 1.5 टाइम्स द एवरेज मंथली सेल्स, while sales for December were twice the average monthly sales। ठीक है, इतने इंफॉर्मेशन जो है इससे हम लोग एटलीस्ट टाइम रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग इजीली टाइम रेशियो निकाल सकते हैं। तो टाइम रेशियो हो जाएगा प्री इज टू पोस्ट। ये हम लोग का पहला वर्किंग नोट बन जाता है, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो ये प्री पीरियड और ये पोस्ट पीरियड, तो ये कितना हो जाएगा? अप्रैल, और यहाँ पर हो गया 1 में, मतलब 1 मंथ, और ये यहाँ पर हो जाएगा 1 मंथ, और यहाँ पर हो गया बाकी कितना हो जाएगा? ये 1 होने से ये 11 हो जाना चाहिए। फर्स्ट अच्छा इनका ईयर कब खत्म होता है?
सेकंड, इनका ईयर कब खत्म होता है चेक कर लेते हैं। तो क्या मैंने 31 मार्च सही लिखा है? नहीं, 31 दिसंबर को खत्म, गलत लिखा है। ये 31 दिसंबर को खत्म होता है, 31 दिसंबर 2001 का है। इसका मतलब ये 1 Jan का होगा, 1 Jan, ठीक है। तो जैन से लेके मई का 1 तारीख, तो जैन फेब मार्च अप्रैल, ठीक है, ये 4 मंथ्स हो जाएगा, अप्रैल। और उसके बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो 1:2 हो जाएगा। वर्किंग नोट 2 में हम लोग निकाल लेते हैं अपना सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो कैसे निकालेंगे? प्री और उसके बाद लिखेंगे पोस्ट। सेल्स रेशियो का बता रहा है जैन से लेके अक्टूबर तक 1.5 टाइम्स द एवरेज मंथली सेल्स। जैन से लेके अक्टूबर तक 1.5 टाइम्स द एवरेज मंथली सेल्स, व्हाइल सेल्स फॉर दिसंबर आर ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल्स। तो हम लोग पहले मान लेते हैं लेट, यहाँ पर लिखते हैं लेट एवरेज मंथली सेल्स बी, मंथली सेल्स बी रुपीज एक्स पर मंथ, ठीक है। एक्स पर मंथ करके मंथली सेल्स है। तो प्री में कौन कौन से मंथ आ जाएंगे? प्री में आ रहा है, ये देखो, जैन फेब मार्च अप्रैल, ठीक है। और इसमें आ जाएगा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब हम लोग लिखते हैं, बोल रहे हैं कि जैन से अक्टूबर तक 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज सेल है। तो जैन से लेके अक्टूबर तक, तो जैन का कितना है एवरेज सेल का? 1.5, 1.5 मतलब होता है, इसका 1.5 बोल सकते हैं, मतलब 1.5, ठीक है। ये देखो 1.5x, 1.5x फेब में भी, 1.5x मार्च में भी, 1.5x अप्रैल में भी। ऐसा करके हमारा कब तक का है? ऐसा करके अक्टूबर तक का है। तो फिर 1.5x प्लस 1.5x मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर तक का 1.5x करके जाएगा, दैट इज 1.5 टाइम ऑफ द एवरेज मंथली सेल्स, व्हाइल सेल्स फॉर दिसंबर आर ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल्स। सिर्फ दिसंबर का बोल रहा है, सेल्स फॉर दिसंबर वेयर ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर दिसंबर का, तो नवंबर का हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर? नवंबर का यहाँ पर कुछ बोला नहीं है। देखो एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर बोल रहा है जैन से लेकर अक्टूबर 1.5, तो मैंने जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का मैंने 1.5 करके लगाया, जैसे बोला। फिर बोल रहा है दिसंबर का, जबकि ट्वाइस है, दिसंबर मतलब एकदम एंड वाला, ठीक है। ट्वाइस मतलब एक्स का 2 टाइम्स, लेकिन बीच में ये नवंबर के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसका हम लोग क्या मानेंगे? फिर एवरेज सेल ही मानेंगे ना। तो ये 1.1.5 यानी कि 1.5 टाइम्स भी नहीं है, 2 टाइम्स भी नहीं है, तो फिर एवरेज सेल्स है। तो 1.5 करके 4 टाइम्स, तो ये 1.5 करके 4 टाइम्स कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 1.5 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं 1.5x इंटू 4। यहाँ पर हो जाएगा 1.5x इंटू 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, प्लस x प्लस 2x मतलब 3x। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x इज टू, ये मैंने गलती से 6x is 2, ये हो जाएगा 9 प्लस 3 12x, मतलब 1:, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.5 इंटू 4 6, 1.5 इंटू 6 9, ठीक है 9। और यहाँ पर हो जाएगा जैन एंड सॉरी, जैन एंड अक्टूबर बोला है, जैन टू अक्टूबर नहीं बोला है, जैन एंड अक्टूबर मैंने लिखा, तुम लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हो। सेल्स फ्रॉम जैन एंड अक्टूबर स्पेसिफिकली बोल दिया, जैन टू अक्टूबर नहीं, जैन एंड अक्टूबर का बोला है। अच्छा, ये सिर्फ 1.5 टाइम्स है जैन एंड अक्टूबर का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, गलत हो गया ना। जैन एंड अक्टूबर का 1.5 टाइम्स द एवरेज मंथली सेल्स, व्हाइल सेल्स फॉर दिसंबर ट्वाइस, बाकी जस्ट एज इट इज रहेगा, जैन एंड अक्टूबर। गलत हो गया देखो, एंड था ना, मैंने पढ़ा जैन टू अक्टूबर।
जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का, नवंबर, दिसंबर। अब ठीक है, तो 1 2 3, 3 प्लस 1 4.5x, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9.5x। ठीक है, अच्छा 4.5 इज टू 9.5, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 4.5 डिवाइडेड बाई 5 0.9, और 9.5 डिवाइडेड बाई 5 1.9x। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग डिवाइडेड बाई 10 कर देते हैं, देखो ये x x हटा देते हैं, रेशियो जैसे होता है 9/10 यानी 9, 1.9/10 मतलब 19/10 यानी कि 19, 9:19 आएगा। देखो मैंने जो किया था वैसा भी क्वेश्चन में आ सकता है, गलती से लिख दिया बात अलग है, लेकिन देखो ऐसा भी हो सकता है, जैन टू अक्टूबर दे दिया, सपोज ये एंड की जगह 2 दे देता, तो जैसे मैंने किया है वैसा होता। ठीक है, यहाँ पर जैन एंड अक्टूबर बोला है, तो स्पेसिफिकली 2 मंथ्स का 1.5 है और 1 मंथ का 2x है। ठीक है, तो वो ना डिपेंड करेगा कि हमारे पास लैंग्वेज क्या है, वैसा तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आए जैसे यहाँ दिया, जैसे मैंने गलती से कर दिया वैसा भी तो हो सकता है, अगर वैसा आए तो जैसे मैंने किया था ना वैसे करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें बाकी चीजों का क्या करना पड़ेगा, जस्ट बाकी जो है यहाँ पर डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। जीपी रेशियो बस कांस्टेंट, ये भी पॉइंट डील हो गया। Bad debts are shown after adjusting a recovery of 7,000 of bad debt for a sale made in July। अच्छा, इसका एक एडजस्टमेंट देख लेते हैं। बोल रहा है कि बैड डेट जो है उसका वो जो दिख रहा है वो एक रिकवरी, बैड डेट रिकवरी हुआ था 7,000 रुपीज का, वो रिकवरी एडजस्ट करने के बाद दिख रहा है, और वो सेल हुआ था जुलाई 2000 में। ठीक है, जुलाई 2000 का सेल था जिसका बैड डेट रिकवरी अभी हुआ है। जुलाई मतलब इसके बाद का, मतलब जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मई, जून, जुलाई यहाँ पर दिया है। ये देखो बैड डेटर्स नोन यहाँ पर दे दिया है जुलाई 2000। अच्छा, जुलाई 2000 मतलब यहाँ पर हम लोग का ये 2001 है, ये 2001 है, ये 2000 नहीं होगा क्योंकि ये 1 जैन से डेटा काउंट हो रहा है। तो इसके प्रीवियस टाइम पीरियड का, प्रीवियस टाइम पीरियड यानी 2010 का सेल हुआ था कौन से मंथ में, जुलाई में, उसका रिकवरी हुआ है 7,000 रुपीज। ठीक है, वो बैड डेट जो है वो उससे वो एडजस्ट कर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है, बोल रहा है। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा है मैनेजर सैलरी वाज इंक्रीज्ड बाय 2000 पर मंथ फ्रॉम 1/5/2001। तो मैनेजर का जो सैलरी है वो इंक्रीज कर दिया गया है, कितना, 1/5/2001 से 2000 पर मंथ करके। इसका हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं मैनेजर्स सैलरी। ठीक है, मैनेजर का सैलरी जो है वो इंक्रीज्ड बाय 2000, इंक्रीज्ड बाय 2000 पर मंथ फ्रॉम 1/5/2001। ठीक है, 1 मई से इंक्रीज हुआ है, मतलब अगर हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो सबसे आसान होता है ड्रॉ करने से। ठीक है, प्री पीरियड कब से है, 1/5/2001 से, 1/5/2001 से, मतलब बेसिकली पोस्ट पीरियड में ही इंक्रीज हुआ है 2000 पर मंथ करके। और पूरे ईयर का मैनेजर का सैलरी कितना है, सैलरी इंक्लूड्स मैनेजर सैलरी 85,000, तो पूरे ईयर का जो है वो है 85,000। ठीक है, ये पूरे साल भर का है। अच्छा, यहाँ पर 85,000 पूरे साल भर का है, और यहाँ पर हमें बताया है कि 1/5/2001 से बढ़ गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ अगर x करके सैलरी था सोचो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x + 2000। ठीक है, यहाँ पर अगर x पर मंथ करके सैलरी था प्री पीरियड में, तो पोस्ट पीरियड से बन जाता है x + 2000। अब ये पूरे ईयर का है, x करके कितना मंथ था, तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं देयरफॉर x इंटू ये कितना मंथ है, ये जैन से लेके है, जैन से लेके मई, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, क्योंकि मई का 1 तारीख है, तो 4x 4 मंथ्स का सैलरी, और ये जो है बाकी बचे हुए 8 मंथ्स का है x + 2000। ठीक है, ये पूरे डेटा का वैल्यू बन रहा है 85,000, क्योंकि ये पूरे ईयर का जो है सैलरी है। तो 4x + 8x + 16,000 इक्वल टू 85,000, तो ये हो गया 12x
प्लस 16,000 इक्वल टू 85,000. 12x इक्वल टू 85 माइनस 60, तो ये हो जा रहा है 69,000. ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 69,000. अच्छा एक बार देखते जाओ तुम लोग भी कहीं गलत तो नहीं हो रहा है. 16,000 85,000 माइनस 16,000 69,000 डिवाइडेड बाय 12, तो 5750 आ गया. ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू 5750. मतलब प्री का कितना था, प्री में मैनेजर सैलरी हो जाएगा 5750 इंटू 4 मंथ्स. ठीक है, और पोस्ट में मैनेजर का सैलरी हो जाएगा 5750 प्लस 2000, इतना पर मंथ करके 8 मंथ्स का ये कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटू 4, तो ये हो गया 23,000. और ये वाला हो जाएगा 5750 प्लस 2000 इंटू 8, 62,000. ठीक है, 62,000 ये पोस्ट पीरियड का सैलरी हो गया, मैनेजर का सैलरी. ठीक है, अच्छा और तो मुझे कुछ वैसा खास दिख नहीं रहा है जिसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर होगा तो हम लोग यहाँ पर ये पेज रख देते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे. अब हम लोग अपना स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट showing calculation of profit and loss for pre and post incorporation periods. Particulars, total, basis, pre incorporation, post incorporation. सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट 10,64,000. यहाँ पर लिख दिया मैंने ग्रॉस प्रॉफिट 10,64,000. बेसिस हो जाएगा सेल्स रेशियो, और सेल्स रेशियो हम लोग का सेल्स रेशियो कितना कैलकुलेट होके आया है, सेल्स रेशियो 9:19. ये कैलकुलेटर के अलावा होना मुश्किल है कैलकुलेशन, क्योंकि डेटा कुछ ऐसा है. 9:19, तो 10,64,000 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 9, 342, 3,42,000 और डिवाइडेड बाई 9 इंटू 19, तो ये आ गया 7,22,000. ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया. अच्छा यहाँ पर हम लोग का 3 टाइप्स ऑफ अदर इनकम भी था जो नॉर्मली हम लोग पीएल में लिखते हैं. देखो ये जीपी भी पीएल में लिखते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग से आया हुआ जीपी जो हम लोग बाई जीपी बोल के ब्रॉट डाउन करते हैं. फिर उसके बाद जैसे कि बाई डिस्काउंट, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इस तरह का डेटा लिखते हैं. जैसे कि यहाँ दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न 36,000, तो यहाँ पर लिखेंगे ये ऐड होगा, ये लेस नहीं होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक चीज लेस होता है, वो डिपेंड करता है ना क्या दिया हुआ है. हम लोग तो जीपी के नीचे बाई जीपी बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखते हैं ना, तो वैसे ये इनकम का पॉइंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये ऐड. अच्छा जैसे कि मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ दिया हुआ रहेगा तो हम लोग वैसे ट्रीट करेंगे. यहाँ दिया हुआ है ऑल इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड इन अप्रैल 2001. अप्रैल 2001 में सेल किया गया है जितने भी इन्वेस्टमेंट है, अप्रैल मतलब इस पीरियड में. यहाँ पर तो इसका मतलब प्री पीरियड में, तो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अगर प्री पीरियड में सेल हुआ है तो प्री पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा था प्री पीरियड में, तभी तो सेल हुआ. मतलब
प्री में ही परचेज हुआ है, प्री में ही सेल हो गया, क्योंकि पोस्ट में तो उसका कुछ डेटा है नहीं, अप्रैल में ही बिक गया बोल रहा है। तो इसका मतलब जो भी हम लोग का इन्वेस्टमेंट है वो प्री पीरियड से रिलेटेड है। तो जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी प्री पीरियड को ही रिलेट करेगा, 36,000। तो यहाँ पर लिख देंगे प्री, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 36,000। ऐसा हम लोग इसीलिए एजम्पशन कर रहे हैं क्योंकि क्लियरली बता रहा है कि अप्रैल में सेल हो गया, और अप्रैल के पहले, अप्रैल के बाद हम लोग का, अप्रैल के बाद मतलब अप्रैल एंड तक हम लोग का जो है प्री पीरियड ही रहा है। तो प्री में कोई इन्वेस्टमेंट था तभी ना वो सेल हो सकता है। इसका मतलब ये प्री का ही इंटरेस्ट का अर्निंग जो है प्री में ही चला जाएगा। एक्सपेंसेस में रेंट एंड टैक्सेस इसके बाद। तो यहाँ पर और एक इनकम भी है, बैड डेट रिकवरी, वो भी लिखेंगे, बैड डेट रिकवरी। अच्छा, ये था 7,000, और इसका जो डिटेल्स लिखा हुआ है वो और एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। बैड डेट रिकवरी बोला है कि यहाँ पर कहा गया, bad debt are shown after adjusting a recovery of 7,000 of bad debt for a sales made in July 2000, ठीक है, 2020 बोला है, ठीक है। तो जुलाई में कोई सेल हुआ था 20x0 मतलब 2000 ईयर में, जबकि हम लोग ये वाला कब का क्वेश्चन कर रहे हैं, 2001 का कर रहे हैं, ठीक है। 2000 की जुलाई में कुछ सेल हुआ था जिससे रिकवरी हुआ है, ठीक है। तो ये रिकवरी जो है, ये रिकवरी जो है वो बैड डेट से एडजस्ट किया गया है। बैड डेट आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग ए रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ बैड डेट फॉर ए सेल मेड इन जुलाई 2001। तो इसका मतलब फॉर ए सेल मेड इन जुलाई 2000, तो 2000 के सेल्स का जो बैड डेट रिकवरी है वो हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे, वो हम लोग को दिखाना चाहिए अपने प्री पीरियड में, ठीक है। क्योंकि तब ये सोचो, जब ये सेल हुआ था तब ये कौन था, तब ये डीईएफ था, डीईएफ एंड कंपनी। क्योंकि जुलाई में ये डीईएफ एंड कंपनी था, ये यहाँ से जो है एबीसी लिमिटेड बना है, तो उनका सेल का बैड डेट जो कि अभी बैड डेट रिकवरी हुआ है, तो वो हमें प्री में ही दिखाना चाहिए, इसीलिए दिखा रहे हैं प्री में, बिकॉज ये तब का सेल है जब ये ऑर्गेनाइजेशन डीईएफ एंड कंपनी था। ये मतलब कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी नहीं था। तो डीईएफ एंड कंपनी का रिकवरी, डीईएफ एंड कंपनी का बैड डेट रिकवरी प्री में ही फिर पूरा का पूरा दिखेगा। तो ये आ जाएगा प्री पीरियड का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7,000, इसीलिए, ठीक है। रीजन यही है, इसीलिए लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 7,000 आ जाएगा। अच्छा, और कोई इनकम मुझे नहीं दिख रहा है। अब हम लोग ये सारे इनकम को ऐड कर लेंगे और उसके बाद नीचे नीचे जो है हम लोग एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। तो एक बार ऐड कर लेते हैं, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 7,22,000, और ये बन जाएगा 3,85,000, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लेस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा रेंट एंड टैक्सेस, गिवन है, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस 90,000। अच्छा, ये हो जाएगा हम लोग का टाइम रेशियो में, क्योंकि ये सेल पे डिपेंड नहीं करता है। और टाइम रेशियो हम लोग का कितना बना था, ये रहा 1:2। 30,000, 60,000। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट खर्चा है सैलरी। सैलरी जिसमें मैनेजर का सैलरी है तो वो हम लोग अलग लिख देंगे, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पर लिखते हैं अदर देन मैनेजर, ब्रैकेट में लिख देते हैं, या फिर सैलरी अदर सैलरी बोल के लिख देते हैं, अदर सैलरी, और यहाँ पर लिखते हैं मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी तो समझने में आसानी है, ठीक है। तो मैनेजर का सैलरी हमें दे दिया है 85,000, और इसका हम लोग वर्किंग नोट बना चुके, उसको देख के लिखेंगे। तो अदर सैलरी कितना बच रहा है, तो पहले एक बार देख लेते हैं। मैनेजर का सैलरी 85,000, इसका वर्किंग नोट नंबर 3 के हिसाब से 223 और 62। वर्किंग नोट नंबर 3 23,000 और 62,000, ठीक है। अच्छा, तो अदर सैलरी कितना हो जाएगा, 3,31,000 से 85,000 लेस करना पड़ेगा। 3,31,000 से यहाँ लेस कर देते हैं, 85,000 लेस कर देंगे। जितना आएगा उसको हम लोग टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 1:2 में, क्योंकि सैलरी सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेल कम हुई या ज्यादा, वो सैलरी जो बताया गया है वो तो देना ही पड़ेगा। 85,000, तो ये हो जाता है 2,46,000 डिवाइडेड बाई 3, 82,000 और 82,000 इंटू 2, 1,64,000
64,000, ठीक है, 1,64,000 मैनेजर सैलरी। तो दोनों पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हुआ यहाँ पर। फिर बोल रहे कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड हमें पता है प्री डिलीवरी जब हम लोग करते हैं कस्टमर को तो कैरेज आउटवर्ड होता है, नॉर्मली वो हम लोग पीएल में लिखते हैं, वो सेल पे डिपेंड करेगा क्योंकि फ्री डिलीवरी का खर्चा है, तो ये सेल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा सेल्स रेशियो में, सेल्स रेशियो में हो जाएगा। सेल्स रेशियो है हम लोग का 9:19, 9:19 है। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 14,000, तो 14 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 20 इंटू 9, 4,500 इंटू 19, 85,500, ठीक है। ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया 85,500। ये क्या होगा 14,000 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 9, 4,500, 4,500, अच्छा इंटू 9 वाई डिवाइड 9 इंटू 19 करेंगे ना तो 500, 9,500, हाँ 9,500 हम उस पे मल्टीप्लाई करेंगे इसीलिए करेंगे। कैरेज आउटवर्ड, अच्छा प्रिंटिंग स्टेशनरी 18,000, ये टाइम रेशियो पे जाएगा क्योंकि ये सब फिक्स खर्चा होता है, सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि प्रिंट और स्टेशनरी का खर्चा कम होने वाला है कि ज्यादा होगा। प्रिंट एंड स्टेशनरी 18,000, टाइम रेशियो 1:2, मतलब 3, 6,000 और 6,000 इंटू 2, 12, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अच्छा इसके बाद दिया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिलेटेड विद कंपनी, तो पोस्ट में चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट में जाएगा क्योंकि ये हमेशा कंपनी वाला ही खर्चा होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट करो ना, कुछ हो गया। अच्छा सेल्स कमीशन 30,800, 30,800 सेल्स का कमीशन है तो सेल्स को ही रिलेट करेगा। 9:90 मतलब इसको डिवाइडेड बाई 28 करना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखो अगर गलत हो जाता है तो क्योंकि डेटा थोड़ा सा अलग है। 9900, 9900 डिवाइड 9 इंटू 19 करें 20,900, ठीक हुआ 20,900। तो सेल्स कमीशन हो गया। उसके बाद बैड डेट, बैड डेट में हमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर ये पढ़ के देखो तो बोला है कि बैड डेट जो है वो 7,000 एडजस्ट करने के बाद दिखाया है। 7,000 क्या है, बैड डेट रिकवरी है। इसका मतलब अगर ये एडजस्ट हुआ है, देखो कोई बैड डेट रिकवरी में अगर कोई बैड डेट में, बात को समझो, अगर बैड डेट में बैड डेट रिकवरी एडजस्ट हुआ है मतलब बैड डेट मेरा कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है, सोच के देखो। मेरे बैड डेट में मैंने बैड डेट रिकवरी को एडजस्ट कर दिया तो मेरा बैड डेट कम दिखेगा कि ज्यादा दिखेगा, कम दिखेगा, कम दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बैड डेट रिकवरी एडजस्ट कर दिया है। मतलब मैंने मेरे बैड डेट को, मेरा बैड डेट अगर 100 था और बैड डेट रिकवरी हुआ 7 रुपीज, तो इसका मतलब मैंने एडजस्ट किया तो वो अभी 93 दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बैड डेट रिकवरी एक बार दिखा दिया है। क्या हम लोग दो दो बार एक ही चीज का इफेक्ट दिखा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब एक तो मैंने 7,000 एडजस्ट करके बैड डेट रिकवरी बोल दिया, तो इसका मतलब मैंने 7,000 जो है वो मेरे से बैड डेट को 7,000 से कम करके दिखाया। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर क्या किया है, फॉर्मेट के हिसाब से, क्योंकि नॉर्मली बैड डेट रिकवरी को हम लोग क्या करते हैं, अगर हो जाता है कभी कभार बिजनेस में तो उसे बाई साइड में क्रेडिट करके दिखाते हैं, बाई बैड डेट रिकवरी, और बैड डेट जैसे वैसे ही दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम लोग दो दो बार एक ही चीज का एडजस्टमेंट करेंगे? यहाँ मैंने दिखा दिया है, तो इसका मतलब ये जो बैड डेट रिकवरी है इसमें 7,000 जो डिडक्टेड है उसे हम लोग एड बैक करेंगे ताकि इफेक्ट एक ही बार दिखे, दो दो बार ना दिखे, ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते थे कि ये जो 91,000 है इसी को दिखा दिया और यहाँ पर 7,000 नहीं दिखाया? तो इससे देखो आंसर में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है पीरियड वाइज चेंजेस हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये तो हमें टोटल 91,000 यहाँ पर पूरे एक पीरियड का दिखा रहा है, लेकिन बैड डेट रिकवरी ना हमारे प्री पोस्ट दोनों पार्ट का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ प्री
प्री का हिस्सा है, और बैड डेट रिकवरी को बैड डेट रिकवरी के हिसाब से ही दिखाया जाता है, बैड डेट से एडजस्ट करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट में इसे एड बैक कर देंगे वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर 91,000 में 7,000 हम लोगों ने लेस कर दिया था, तो क्योंकि हम लोगों ने उसे बैड डेट रिकवरी दिखा दिया, दिखाना भी जरूरी है क्योंकि ये प्री का है तो इधर ही दिखाएंगे। वैसे ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है वो शायद 3,90,000 आ जाए, मतलब ये कॉलम अगर सही भी बन जाए हम लोग का, वो तो बन ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर चेंजेस आ जाएगा क्योंकि 7,000 सिर्फ इधर का पार्ट है, इसीलिए हमें बैड डेट रिकवरी को वहां दिखाए, तो यहाँ पर हम लोग इसे ऐड करके 98,000 जो आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये हमेशा सेल के ऊपर होगा क्योंकि बैड डेट रिलेटेड विद सेल होता है। वैसे ये क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया है, अगर नहीं भी देता है तो भी बैड डेट रिलेटेड विद सेल ही होता है। तो 28 इंटू 9, तो यहाँ पर हो गया 31,500, डिवाइड 9 इंटू 90, 66,500 ऐसे होगा। और ये जरूरी है ऐड करना, अगर नहीं करेंगे तो गलत आंसर आएगा, ठीक है, तब तो पूरा ही गलत हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं अंडर राइटिंग कमीशन 26,000, ये भी पोस्ट पीरियड का होगा। अंडर राइटिंग कमीशन ये तो पोस्ट पीरियड का ही होगा पूरा का पूरा, क्योंकि शेयर डिवेंचर इशू करने के लिए अंडर राइटिंग कमीशन पे किया जाता है, तो ये रिलेटेड विद कंपनी, क्योंकि कंपनी जो है वही शेयर या डिवेंचर जो भी इशू करना चाहती कर सकती। अच्छा, इसके बाद आएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये कंपनी का फॉर्मेशन के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस होता है उसका नाम है प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्रीलिमिनरी। ये कभी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को रिलेट नहीं करता है, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, तो ये भी हम लोग का पोस्ट पीरियड में चले जाएगा। 28,000। नेक्स्ट देखते हैं, ऑडिट फीस, इसके बारे में ना बताया था, देखो ऑडिट फीस यहाँ बोला नहीं है स्पेसिफिकली टैक्स ऑडिट है कि क्या है, सिर्फ ऑडिट फीस बोला है, लेकिन कुछ बताया भी है नीचे, देखो बोल रहा है ऑडिट फीस रिलेटेड विद कंपनी, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ऐसे बता देता है तो सिर्फ कंपनी यानी पोस्ट पीरियड में चला जाएगा, इसको ज्यादा सोचने का ही जरूरत नहीं, क्योंकि हमें दे ही दिया है ऑडिट सिर्फ पोस्ट पीरियड में हमें दिखाना पड़ेगा। ऑडिट फीस पोस्ट में जाएगा, और ऑडिट फीस का अमाउंट है 45,000, प्री में नहीं जाएगा, पोस्ट में 45,000 से लगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट प्री में सेल किया गया था तो फिर इसका लॉस भी प्री में ही आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा ना ये वाला पॉइंट, तभी तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्री में दिखाया, बिकॉज इंफॉर्मेशन ऐसा ही है कि इन्वेस्टमेंट अप्रैल में सेल हो गया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 11,200, तो ये हम लोग का चला जाएगा प्री में 11,200, बस और तो कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी सब तो हो गया, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ये वैल्यू आएगा 3,90,000 नेट प्रॉफिट। अब इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 3,85,000 माइनस ये हो गया 1,12,000 माइनस 23,000 माइनस 4,500 6,000 9,900 31,500 11,200 186,900, इधर का 722 माइनस 60,000 1,64,000 62,000 9,500 12,25 2,900
66,500, 26, 28, 45, 2,03,001 प्लस 186,900, तो ये वैल्यू आना चाहिए। आ गया है 3,90,000। इसका मतलब सही बात। सिर्फ यहाँ से देखो, यहाँ सही लेकिन हो ही सकता है, सिर्फ इस पे ध्यान नहीं, हमें ये बाइफरकेशन भी देखना चाहिए। बाइफरकेशन देखेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि ये तो आंसर रहेगा नहीं एग्जाम में। ये दो ऐड करोगे चाहे गलत भी लिख दो, जैसे मान लो ये प्री का आइटम है, गलती से इधर लिख दिए, तो ये यहाँ से 11,200 कम होकर इधर आ जाएगा, ये दोनों का ऐड करोगे ये मिल जाएगा। सिर्फ ये दोनों ऐड होने से ही आंसर हमारा सही आ रहा है। इसका ऐड करने से ये आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा क्वेश्चन सही हुआ है। जैसे कि मैंने बोला, अगर गलती से भी इसे इधर लिख देते हो तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये यहाँ पर और भी 11,200 से टोटल बढ़ेगा, यहाँ पर 11,200 से कम होगा, लेकिन ऐड करने से यही वाला आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो जस्ट एक चेक कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ जैसे कैलकुलेशंस पे गलत हो, जैसे मान लो यहाँ 2,03,100 आया, मैंने गलती से यहाँ पर ऐड किया 2,03,000, हालांकि मेरा 100 आ रहा है, लेकिन मैंने गलती किया, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ कुछ ना कुछ गलती है तभी ये नहीं आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन सही होना चाहिए, मतलब जो सोल्यूशन की वो अगर सही नहीं कर रहे हो तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों टोटल टैली करने से ही हमारा आंसर सही आ गया, ऐसा नहीं। ठीक है, अच्छा, तो दोनों चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो रहा है इलास्ट्रेशन। अभी बाकी जो है हम लोग का यहाँ पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में पहले क्या बोला है, Sneha Limited was incorporated on 1st July 2001 to acquire a running business of Atul Sons with effect from 1st April 2001। अच्छा, तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ है 1st जुलाई 2001, तो ये लिख लेते हैं पहले, कब इनकॉर्पोरेशन पीरियड कब था, 1st जुलाई 2001, ये है इनकॉर्पोरेशन पीरियड। 1st जुलाई 2001 टू एक्वायर रनिंग बिजनेस ऑफ अतुल सन्स, मतलब इसके पहले ये बिजनेस किस नाम पे रजिस्टर है, अतुल सन्स, ठीक है, इस नाम पे रजिस्टर है। अच्छा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2001, मतलब इससे ये पता चलता है कि इनका जो है फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर है, तो फिर ये फाइनेंशियल ईयर। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2001 टू द टोटल सेल्स वेर 24 लाख, ये पूरे ईयर का सेल्स 24 लाख है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ऑफ विच, इसमें से 4,80,000 वेयर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, और फर्स्ट 6 मंथ्स का जो है 4,80,000 है, ठीक है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स मतलब ये तो अप्रैल है, अप्रैल मई जून, तो इसका मतलब प्री पीरियड हो रहा है 3 मंथ्स का, पोस्ट पीरियड हो रहा है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स होगा, क्योंकि यहाँ पूरा 12 होने के लिए अगर ये 3 है तो रिमेनिंग पोर्शन 9 मंथ्स होगा। लेकिन सेल्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ अलग है, सेल्स का 6 मंथ्स का जो है हमें बता रखा है। तो पहले हम लोग यहाँ से टाइम रेशियो अपना निकालते हैं, तो टाइम रेशियो बन जाएगा प्री इज टू पोस्ट करेंगे, तो ये हो गया 3:9, मतलब 1:3। अच्छा, सेल्स रेशियो निकालेंगे, तो सेल्स का हम लोग डिटेल्स लिखते हैं, ये बन गया वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पर सेल्स का वर्किंग नोट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स जो है 12 मंथ्स का जो सेल्स है वो है कुछ इतना 24 लाख, इसमें से 6 मंथ्स का सेल कुछ बता रहा है और 6 मंथ्स का बाकी हम लोग खुद निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 6 मंथ्स का सेल बोल रहा है 4,80,000 फर्स्ट 6 मंथ्स का, ठीक है। तो 4,80,000 फर्स्ट 6 मंथ्स का सेल है, और बोल रहा है द ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, इसके बाद कुछ नहीं बोला है, तो बाकी 6 मंथ्स का सेल कितना हो जाएगा, पूरे सेल से यहाँ पर अगर हम लोग 4,80,000 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग 6 मंथ्स का सेल हमें मिल जाएगा। ये है फर्स्ट 6 मंथ्स, ये है नेक्स्ट 6 मंथ्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 24 लाख माइनस 480, 19 लाख
20,000 ये हम लोग का पोस्ट पीरियड का, सॉरी पोस्ट पीरियड नहीं हो रहा है, देखेंगे वो प्री पोस्ट क्या होगा। ये 6 मंथ्स का सेल बता रहा है। अब सेल्स रेशियो निकालेंगे, तो सेल्स रेशियो हमारा कैसे निकलेगा? सेल्स रेशियो जो है वो हम लोग का प्री और पोस्ट बेसिस पे ही निकलेगा, ठीक है, प्री और पोस्ट बेसिस पे। तो प्री पे कितना मंथ्स है? 3 मंथ्स। प्री पीरियड जो है वो 3 मंथ्स का है, पोस्ट पीरियड कितने मंथ का है? 6 मंथ्स का है। तो 3 मंथ्स का सेल कितना कितना होगा? यहाँ पर 4,80,000 फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स का बताया है, लेकिन इवनली है कि नहीं ये नहीं बताया है। तो हम लोग फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग फिर इवनली मान लेंगे। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं, हमें ऐसा थोड़ी बोला है कि 4,80,000 मतलब हर मंथ पे, जैसे 4,80,000 डिवाइडेड बाई अगर 6 करोगे, ये देखो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 80,000 होगा, मतलब हर मंथ 80,000 का सेल है, ऐसा हमें कुछ बोला नहीं। लेकिन हमारे पास ऐसे कोई इंफॉर्मेशन भी तो है नहीं कि हम लोग पता करें कि कौन से मंथ का कितना सेल है। तो हम लोग खुद ही मान लेंगे कि सेल्स जो है थ्रू आउट द मंथ 6 मंथ्स इवनली है, ठीक है। तभी हम लोग इसको ऐसे बाइफरकेट करेंगे कि 4,80,000 जो फर्स्ट 6 मंथ्स का सेल है, उसके हिसाब से पर मंथ का सेल था 80,000 फर्स्ट 6 मंथ का, ठीक है। तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, और यहाँ पर बाकी 6 मंथ्स का कैसे होगा? बाकी 6 मंथ्स में देखो, प्री में 3 मंथ्स आ गया, और पोस्ट का जो 6 मंथ्स है उसमें दो तरह का पैटर्न होगा। एक तो 4,80,000 वाला पैटर्न होगा, ठीक है, रिमेनिंग 3 मंथ्स का, प्लस प्लस यहाँ पर ये जो 19,20,000 है ये बाकी 6 मंथ्स का है, तो इसे हम लोग ऐड कर देते हैं 19,20,000, ठीक है, ये बाकी 6 मंथ्स का है। तो ये बाकी 6 मंथ्स का मतलब यहाँ पर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स कितना हो जाएगा? ये 9 होगा ना, मैंने ये गलत लिखा है। पोस्ट हम लोग का 9 मंथ्स होगा, मतलब ये देखो, ये 3 मंथ्स का सेल, ये 3 मंथ्स का, और ये 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। ये 3 मंथ्स का सेल दो पार्ट में डिवाइडेड है, 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, मतलब ये इसमें से इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो ये जो पूरा का पूरा है ये पूरा पोस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स मतलब पोस्ट, और ये 6 मंथ्स में 3 मंथ्स जो है प्री का और 3 मंथ्स जो है पोस्ट का, ठीक है। क्योंकि हम लोग का प्री तो 3 मंथ्स का है, तो इसका मतलब पोस्ट के 3 मंथ्स यहाँ के जाएंगे, बाकी 6 मंथ्स यहाँ के जाएंगे, तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पर दिखाया। तो 80,000 होने से 80,000 इंटू 3 ये हो गया 2,40,000 का सेल प्री का, और यहाँ पर बनेगा 2,40,000 प्लस ये भी 2,40,000 आएगा, सेम कैलकुलेशन है, प्लस 19,20,000, देखते हैं कितना आता है। 22,40,000। यहाँ पर निकालेंगे रेशियो, रेशियो कितना आ जाएगा? इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 9 से, नहीं 9 से नहीं, ये कितना आएगा? 4,80,000, सही बाई के नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 4,80,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, 2,40,000 प्लस ये कितना है? 19,20,000। ये माइनस ठीक तो है, ये टोटल गलत हो रहा है क्या? 21,60,000 आएगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये आ रहा है हम लोग का 80,000 इंटू 3, 2,40,000, 19,20,000 प्लस 2,40,000, हाँ 21,60,000 आ रहा है। अच्छा, डिवाइडेड बाय अगर 2,40,000 करते हैं शायद, हाँ मैच हो रहा है 9, मतलब 1:9। ये वैल्यू डिविजिबल बाय 2,40,000 है, इसका मतलब 1:9 रेशियो निकल के आ गया, सेल्स रेशियो, ठीक है। अब बाकी मुझे नहीं लगता है और कोई रेशियोज का हमें जरूरत है। अभी यहाँ तक जो भी पढ़ा है, उसके बाद एक्सपेंसेस में डायरेक्टर फीस जो कि कंपनी का पोस्ट में चला जाएगा, बैड डेट प्री पोस्ट दोनों में डिवाइड हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट जो है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग 2,000 पर मंथ, यानी कि फिक्स्ड है। नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट तो हमेशा हम लोग वेरिएबल मानते हैं, तभी जाके सेल्स के ऊपर डिपेंड करके दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल दिया 2,000 पर मंथ। तो प्री का 3 मंथ्स का 6,000 और पोस्ट का 9 मंथ्स का 18,000। सैलरी एंड जनरल एक्सपेंस टाइम रेशियो पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो पोस्ट में चला जाएगा। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय द कंपनी, ये कंपनी बोल रहा है कि कंपनी नहीं दिया डोनेशन, कंपनी भी दे सकता है, जो कंपनी नहीं था वो भी दे सकता है, लेकिन बता रहा है कि कंपनी ने ही दिया है तो कंपनी वाले में ही दिखा देंगे, बस क्वेश्चन इतना सही है। यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट बना दें, स्टेटमेंट
showing the calculation of profits or loss prior to incorporation. Incorporation for the year ended 31st of March 2000. Particulars, amount, basis, pre-incorporation, post-incorporation. सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है, ये रहा 3,90,008. बेसिस में सेल्स रेशियो 1:9, तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा. 10 होने से 39,800 हो जाएगा. सॉरी 39080, एक जीरो हट जाएगा, इंटू 9. $3,51,720 less bad debt. बैड डेट का टोटल है 7,200. ये भी सेल्स पे जाएगा. 1:9 मतलब डिवाइडेड बाय 10 मतलब 720 इंटू 9. 6480. 6480 बैड डेट टोटल. एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग है 24,000. ये है फिक्स बेसिस पे होगा 2,000 पर मंथ करके. ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा टाइम रेशियो पे बेसिकली बनेगा. ठीक है, 2,000 पर मंथ जब हो रहा है ना, तो टाइम बेसिस पे अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भी जो आंसर आएगा, पर मंथ बेसिस पे करोगे तो भी वही आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं होगा. देखो समझ के बात को, यहाँ पर जो 1:3 क्या हुआ है, उस पर अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चेक करके देखो कितना होता है. डिवाइडेड बाय 4 यानी 6,000 और 6,000 इंटू 3 यानी कि 18,000. तो बेसिकली जैसे 6,000 हुआ, 2,000 करके 3 मंथ्स, क्योंकि प्री पीरियड 3 मंथ्स है. एक्चुअली ये तो सिंप्लीफिकेशन है 3 मंथ्स और 9 मंथ्स का. ठीक है, तो 3:9 का सिंप्लीफिकेशन 1:3, तो 3:9 में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ही तो हो गया कि पीरियड यानी कि मंथ बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना. तो ये टाइम रेशियो पे कर दो तो भी हो जाएगा. एक ही बात है, अगर लिखोगे मंथली बेसिस पे तो भी हो जाएगा, बात एक ही होगा. ठीक है, salary and general expense 1,28,000. $1,28,000. ये हम लोग का हो जाएगा टाइम बेसिस. 1:3, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा. 4 3 12, 4 2 8, 32,000. 32,000 का 3 टाइम्स मतलब ये 96,000. अच्छा, सैलरी जनरल एक्सपेंसेस के बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये कितना बोला है, 10,000 बोला, और ये पोस्ट बेसिस पे होगा. डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय कंपनी. डोनेशन टू पॉलिटिकल
पार्टी बाय कंपनी। तो ये तो बता ही रहा है कंपनी में दिया है, तो पोस्ट में लिखेंगे। कितना डोनेशन दिया है? 10,000। अच्छा, और एक कुछ था शायद, डायरेक्टर फीस, ये नहीं लिखा मैंने शायद, 3,000। इसका भी लिख लेते हैं। डायरेक्टर फीस 30,000। ये स्टार्टिंग में लिखने से भी होगा, वो मैंने से छोड़ दिया, इसलिए अभी यहाँ पर लिख 30,000। नेट प्रॉफिट 3,90,800 माइनस 72,000 माइनस 24,000 माइनस 128 माइनस 10 10 30 30 40 50 माइनस 50,000 1,16,800। तो गलत हो गया, फिर से देखते हैं। आंसर तो नहीं मैच। 3,90,800 3,90,800 माइनस 7,200 माइनस 24,000 माइनस 1,28,000 माइनस 10 10 20 और 30 मतलब माइनस 50,000। 1,81,600। अब सही हुआ है, 1,81,600। अब यहाँ पर चेक करते हैं। 39,080 माइनस 720 माइनस 6,000 32,000 360 रुपीज। 3,51,720 माइनस 6,480 माइनस 18,000 माइनस 96,000 माइनस 10,000। 2 लाख। अच्छा, ये 10,000 और नीचे भी है 10 और 30 मतलब 40,000। 181 181 240 181 240। ठीक है, आंसर तो हम लोग का मैच हुआ है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Partners Kamal and Bimal decided to convert their existing partnership business into private limited company। अब यहाँ पर कोई दूसरा आके परचेस नहीं कर रहा है, ये खुद ही अपने बिजनेस का फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जिसका नाम है मेसर्स केवी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा नाम इन्होंने रखा है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, मतलब इनकॉर्पोरेशन कंपनी का किया गया है 1 जुलाई का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख क्वेश्चन नंबर 1 जुलाई 2000 यहाँ से हुआ है इनकॉर्पोरेशन मेसर्स केवी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। मेसर्स केवी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये हो रहा है इनकॉर्पोरेशन डेट। इनकॉर्पोरेशन यहाँ से। अच्छा, इसके बाद ये इसके पहले कमल एंड विमल बोल के दो पार्टनर इनका बिजनेस। ठीक है, तो इसके पहले ये था पार्टनरशिप। फर्म का नाम नहीं दिया है, पार्टनर का नाम दिया है कमल विमल। द सेम ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेर कंटिन्यूड बाय द कंपनी, और कंपनी ने वैसा ही सेम अपना बिजनेस का जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेट रखा, और ये खत्म हुआ 31 मार्च। मतलब कंपनी बनने के बाद पहला बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अ कंपनी क्लोज होता है 31 मार्च 2003 को। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब इनका ईयर जो है स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। अब ये 3 है तो ये कौन सा होगा? तो ये 2002 है, तो यहाँ पर ये 1 होना चाहिए। ठीक है, जुलाई के पहले तो अप्रैल आएगा ना, तो अप्रैल का अप्रैल 2002 होगा।
अप्रैल 2002 का, अप्रैल मई जून जुलाई 2002 से स्टार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर टर्नओवर यानी सेल बताया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है। अच्छा, इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स कमीशन, सैलरी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, रेंट, बैड डेट, अंडरराइटिंग कमीशन, ऑडिट फीस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिप्रिशिएशन। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया है, तो डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। एवरेज मंथली सेल्स डबल फ्रॉम 1 जुलाई 2002, जीपी रेशियो वाज कांस्टेंट। तो पहले हम लोग जो है वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग का टाइम रेशियो बने, टाइम रेशियो प्री और पोस्ट बेसिस पे बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का बनता है प्री, और यहाँ से यहाँ तक का जाता है प्री इस टू पोस्ट। तो अप्रैल से 1 जुलाई, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स होगा, क्योंकि जुलाई 1 तारीख से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जुलाई से लेके मतलब बचा 9 मंथ्स, 9 + 3 12 होता है ना। तो फिर यहाँ पे 12 मंथ्स में ये हो गया 1:3। लेकिन हमेशा ऐसा 12 से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा लास्ट दिन हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि ये 1 ही साल का है। तो ये अगर 3 होगा तो ये बचे हुए 9 मंथ्स हो जाएंगे, मतलब 1:, यहाँ पर हो गया 3। ये हो गया हम लोग का टाइम रेशियो। अब हम लोग निकालेंगे सेल्स रेशियो, ये बनता है वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे हम लोग, सेल्स से रिलेटेड वर्किंग नोट बनाएंगे। सेल्स के बारे में क्या बताया है, बोल रहा है कि एवरेज मंथली सेल्स डबल फ्रॉम 1 जुलाई 2000, ठीक है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, ले एवरेज मंथली सेल्स पी ₹X, ठीक है। एवरेज मंथली सेल्स है ₹X। इसे हमें प्री और पोस्ट में डिवाइड करना है। प्री पीरियड में कौन कौन सा मंथ आएगा, प्री पीरियड में आ रहा है अप्रैल से लेके जून, तो अप्रैल मई जून। यहाँ पर आ जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। अब हमें सेल क्या बोला है, बोल रहा है कि एवरेज मंथली सेल्स डबल फ्रॉम 1 जुलाई 2000, 1 जुलाई से डबल हो रहा है, और कुछ नहीं बताया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कुछ भी एज इट इज था, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। 1 जुलाई से डबल हो गया, मतलब 2x 2x 2x। फ्रॉम बोला है ना, तो फ्रॉम मतलब इसके आगे कंटिन्यूअसली ऐसे ही चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3x, और ये हो जाएगा बाकी 9 मंथ्स। तो 2x इंटू 9 मतलब 3x इज टू 18x, 1:6। ये हो गया हम लोग का सेल्स रेशियो, 1:6। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ऑल इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड ऑन। अच्छा, और मुझे लगा कि ये भी सेल्स है, ये सैलरी है। चलो, ये वाला पॉइंट डिस्कस हो गया। सेल्स रेशियो निकल गया, टाइम रेशियो भी निकल गया। सारे इन्वेस्टमेंट सेल हुए हैं 31 मई 2002 को। चेक करते हैं कब 31 मई 2002 का मतलब है प्री पीरियड में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड विथ हमेशा हो गया ये प्री पीरियड। तो इन्वेस्टमेंट से जो भी हमें डेटा मिलेगा वो प्री पीरियड का होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसका हम लिखे क्या, लिखने का कोई जरूरत नहीं। जब हम लोग पोस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हम लोग प्री पीरियड में दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज, परचेज तो वैसे पीएल में नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट से मिला हुआ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट बेच के अगर कुछ प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है। देख लेते हैं क्या डेटा दिया इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये पूरा का पूरा प्री में चला जाएगा, 6.00 जो है। और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी पूरा प्री पीरियड में चला जाएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 हमें यही बता रहा है। एवरेज मंथली सैलरी डबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2002। अभी हम लोग सैलरी का डिटेल्स करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। लेट एवरेज सैलरी बी ₹X पर मंथ। हम लोग मान लेते हैं कि सैलरी ₹X पर मंथ है, और इसको हम लोग प्री और पोस्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब कब से क्या डबल हुआ है वो बोल रहा है। देखो, प्री का क्या क्या है, अप्रैल में, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। नीचे लिखेंगे, जगह पे लिखा जाता है, अप्रैल, मई और जून। पोस्ट का है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ठीक है। अच्छा, सैलरी कब से डबल हुआ है, 1 अक्टूबर से, 110 बोला है 1 अक्टूबर से, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पहले तक कितना रहा होगा, x x x। जुलाई, जून में, जुलाई में भी x, अगस्त में भी x, सितंबर में भी x, 1 अक्टूबर से डबल हुआ है, मतलब यहाँ से 2x। अब डबल जो है ये नहीं बोल रहा है कि एवरेज मंथली सेल डबल फ्रॉम बोला है, डबल ऑन नहीं बोला है, फ्रॉम मतलब यहाँ से लेके आगे तक अब डबल ही होते जाएगा, ठीक है। डबल ही होते जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पर हो जाएगा
3x और 3 और 2 2 2 करके 1 2 3 4 5 6 मतलब 12x, 12 और 3 12 13 14 15x। ठीक है, तो ये रेशियो बन जाएगा 1:5। मतलब अगर हम लोग अपने सेल्स सैलरी का जो डिटेल्स है, सैलरी का जो डिटेल्स है 18 पॉइंट, उसको अगर इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, मतलब 18 को, ये देखो 18 लाख बोला है, ठीक है, इसको अगर हम लोग प्री पोस्ट में डिवाइड करते हैं तो ये कैसे जाएगा, प्री पोस्ट में अगर हम लोग 1:5 में डिवाइड करेंगे तो ये 3 लाख और ये हो जाएगा 15 लाख, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, प्री पोस्ट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम लोग जब रेशियो निकाल के करते हैं ऐसे होगा। और एक तरीका भी है जो कि लेंदी तरीका है, कैसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं 15 प्लस 3 मतलब 18, x इक्वल टू 18 लाख हो गया। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख, तो पहले 3 मंथ्स का 3 लाख और बाकी 9 मंथ्स का, जिसमें 1 लाख में फिर से इंक्रीमेंट होगा, तो फिर ये तो टफ हो जाएगा ना। मतलब देखो, अगर हम लोग ऐसा करके निकालते हैं कि एवरेज सैलरी 1 लाख निकाल लिया, फिर हम लोग इससे भी प्री पोस्ट निकाल सकते हैं। तो प्री में तो 1 लाख करके 3 मंथ 3 लाख, पोस्ट में 1 लाख करके अक्टूबर मतलब सितंबर तक चलेगा। पोस्ट में 1 लाख करके 3 मंथ्स का 3 लाख और बाकी 2 लाख करके, क्योंकि डबल 1 लाख का डबल 2 लाख होगा, 2 लाख करके बाकी के अक्टूबर 1 2 3 4 5 6 महीने। ठीक है, तो ऐसे करके बनेगा 6 into 2 12, 12 plus 3 15। लेकिन उसमें हमारा काफी टाइम लगेगा, वैसे करके मैथ भी सॉल्व किया हुआ है लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा। उससे बेटर तरीका ये है कि हम लोग रेशियो बना लेते हैं और उससे हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि कितने कितने रेशियो में होगा और कितना जल्दी निकल गया। अगर हम लोग एवरेज का एक्स का वैल्यू निकालते और उसके बाद कैलकुलेट करते तो उसमें हमें टाइम लगता। ठीक है, तो इस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने जो सैलरी दिया हुआ है उसको। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोला है बैड डेट रिकवरी अमाउंटिंग 50,000 फॉर सेल मेड इन 2000। ठीक है, तो 2000 के सेल का बैड डेट रिकवरी हुआ है, तो 2000 का सेल मतलब इस पीरियड का सेल, मतलब इससे भी आगे का, ये तो 2002 है, इसके आगे 2001 मतलब 01 का, तो ये प्री पीरियड से ही रिलेटेड होगा। जब ये पार्टनरशिप फर्म था तब का सेल बता रहा है, तो फिर ये बैड डेट रिकवरी जो है ये प्री पीरियड से रिलेटेड है। तो हम लोग अभी भी जैसा किए थे ना वैसे ही करेंगे, प्री पीरियड में 50,000 दिखाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर सारे डेटा इन लैख में है और कहीं पर भी जीरो एडेड नहीं है, मतलब 5 जीरो हर जगह से रिड्यूस किया हुआ है। और ये जो 50,000 दिया हुआ है हमें इसे भी लैख में ट्रांसफर करना पड़ेगा, 1 लाख में, तो आंसर आएगा 0.50। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर ये पूरे डेटा को लैख में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब हम लोग 50,000 डायरेक्ट ले सकते हैं, जो कि टाइम टेकिंग होगा। बेटर तरीका ये है ये इन लैख में ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो 50,000 को 0.50 लाख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बैड डेट रिकवरी हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, और जो है ये डिडक्ट किया हुआ है, has been deducted from bad debt mentioned above। तो इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन की तरह वहां बोला था एडजस्टेड, यहाँ बोला है डिडक्टेड, डायरेक्टली बता दिया कि एडजस्टमेंट क्या हुआ है। हम लोगों ने बैड डेट रिकवरी जो है वो होने की वजह से बैड डेट को माइनस करके मतलब कम करके दिखाया 50,000 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 50,000 के बैड डेट को यहाँ पर फिर से कर लेंगे एड बैक। ठीक है, बैड डेट जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 50,000 को हम लोग एड बैक कर लेंगे। उसके बाद मतलब यहाँ पर 0.5 जो आएगा उसको। ऑडिट फी पर्टेन टू द कंपनी, बोल रहा है ऑडिट फी कंपनी से रिलेटेड है, तो ये इंफॉर्मेशन दे दिया है तो हम लोग इसको डायरेक्टली पोस्ट में लिख देंगे, इसमें ज्यादा कोई झंझट वाला बात नहीं है। बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जैसा हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया है जस्ट वैसा ही है। ठीक है, और कुछ खास इसमें है नहीं। अच्छा, और इसके बाद एक ही क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नहीं, एक नहीं, दो क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3 4। अच्छा, ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला तो मैंने बता दिया कैसा, ये तो एज इट इज ही है जैसे हम लोगों ने किया है। हम एक काम करते हैं, आज इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा और नहीं करवा पाएंगे। हम लोग यहाँ पर एक इसको होमवर्क दे देते हैं और इसके बाद का बाकी जो भी क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये करके रख सकते हो, नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे, तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर सकते हो कि सही हुआ है कि गलत हुआ। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही करें।